स्वागत है एक बार फिर से आपका विलायत न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम में, जिसमें हम दुनिया जहान और ख़ासकर अरब ममालिक की अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। आज खबरों की शुरुआत इराक़ से, जहां तुर्की ने हमले शुरू कर दिए हैं। सीरिया और इराक़ एक लंबे समय से साम्राज्यवादी शक्तियों के निशाने पर रहे हैं और इन दोनों देशों के खिलाफ इन शक्तियों का साथ पड़ोसी देश तुर्की ने खुल कर दिया है। तुर्की ने एक बार फिर अपनी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी समर्थक नीतियों पर बढ़ते हुए उत्तरी इराक़ पर जमकर बमबारी की है। वहीं सीरिया में उसे अपनी सैन्य कार्रवाई में दमिश्क के ज़बरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की और सीरिया के बीच उत्तरी सीरिया में फौजी झड़पें शुरू हो गई हैं। तुर्की ने सीरियाई सेना के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भीषण गोलीबारी की है। अल मयादीन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी हलब के मरअनाज में तुर्की ने सीरियाई सेना के कई ठिकानों पर भीषण हमला करते हुए मिसाइल दागे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सीरियन फ़ौज पर ये हमले तुर्की की ओर से किए गए हैं। तुर्की की फ़ौज पिछले कुछ दिनों से उत्तरी हलब के कई इलाकों में सीरियन आर्मी को हमलों का निशाना बना रही है। तुर्की समर्थित आतंकवादियों के करीबी कई मीडिया समूहों का कहना है कि तुर्की एक बार फिर उत्तरी सीरिया में फ़ौजी मिशन शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। अर्दोगान जल्द ही उत्तरी सीरिया में तुर्की की सेना को नया अभियान शुरू करने के आदेश दे सकते हैं। वहीं इराक़ के ख़िलाफ़ भी तुर्की की विस्तारवादी नीतियाँ जारी हैं। इराक़ी सूत्रों के अनुसार तुर्की ने उत्तरी इराक़ के दहूक प्रांत में कई क्षेत्रों में बमबारी की है। इलाक़ाई लोगों का कहना है कि तुर्की के लड़ाकू विमान लगातार 3 हफ्तों से इन इलाक़ों में बमबारी कर रहे हैं। ये भी बता दें कि सीरिया और इराक़ सरकार तुर्की से बार बार अपील कर चुकी हैं कि इन देशों के ख़िलाफ़ अपनी अतिक्रमणकारी हरकतों पर फ़ौरन रोक लगाएं और अपनी फ़ौज को वापस बुलाएं। लेकिन अर्दोगान प्रशासन इंटरनेशनल क़ानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए लगातार सीरिया और इराक़ में डेरा डाले हुए हैं और इस देश की आम जनता के ख़िलाफ़ हमले करते आ रहे हैं। ये वही अर्दोगान हैं जो मुस्लिम देशों के ख़िलाफ़ तो हमले कर रहे हैं, लेकिन इजराइल से रोज़ाना दोस्ती की बैठकें और मुलाकातें कर रहे हैं और अपने ताल्लुकात रोज़ाना इजराइल के साथ और गहरे बनाते जा रहे हैं। अगली खबर में बात करेंगे कि दुनिया भर में गहराते ऊर्जा संकट से निपटने के लिए ईरान की दुनिया को कितनी ज़रूरत है। दुनिया भर में गहराते ऊर्जा संकट और रूस के बढ़ते दबाव के बीच यूरोप को एक बार फिर ईरान की याद सताने लगी है। ईरान के खिलाफ एक तरफ़ा अमानवीय प्रतिबंधों के बीच फ्रांस ने कहा है कि इस समय विश्व समुदाय को ऊर्जा संकट से बचाने और रूस के बढ़ते दबाव से निपटने के लिए ईरान और वेनेजुएला की ज़रूरत है। विश्व ऊर्जा बाज़ार में एक बार फिर ईरान और वेनेजुएला के तेल के लिए रास्ते खोलने होंगे ताकि तेल की बढ़ती कीमतों को रोका जा सके। फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने कहा कि ईरान के साथ वार्ता के सभी दरवाजे खुले हुए हैं। हम डिप्लोमेटिक रास्तों से ईरान के साथ एक बेहतरीन समझौते तक पहुंचना चाहते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियान के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने कहा कि समझौता करना कोई सहमति या समझौता न करने से बेहतर है। ईरान के साथ डिप्लोमेटिक वार्ता के सभी रास्ते खुले हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक बेहतरीन समझौते तक पहुंचना होगा। कैथरीन कोलोना ने अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियान से कहा कि आपको एक व्यापक और सभी पक्षों की सहमति और खुशी हासिल करते हुए एक समझौते तक पहुंचने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। ये भी यहाँ पे बता देना ज़रूरी है कि हाल ही में फ्रेंच न्यूज़ एजेंसियों ने राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से खबर देते हुए ये कहा था कि पेरिस अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाज़ार में ईरान और वेनेजुएला के तेल की वापसी चाहता है ताकि तेल की बढ़ती कीमतों को रोका जा सके। आज ही राइटर्स ने भी राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी के हवाले से खबर देते हुए ये कहा है कि पेरिस ऊर्जा क्षेत्र में रूस के बढ़ते दबाव और तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ईरान और वेनेजुएला के तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वापसी का इच्छुक है। अगली खबर अफ्रीका के मुल्क मोज़ाम्बिक से है, जहां 30,000 से ज़्यादा बच्चे घरों से फ़रार हो चुके हैं। हिंसा और बगावत की मार झेल रहा मोज़ाम्बिक छोटे बच्चों के लिए किसी जहन्नम की तरह हो गया है। यहाँ फैली हिंसा में बच्चों को मेन रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उत्तरी पूर्वी मोज़ाम्बिक में हिंसा की ताज़ा घटनाओं के बीच यहाँ से बच्चों के भागने का सिलसिला तेज़ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तरी मोज़ाम्बिक में हिंसा की नई लहर की वजह से अकेले जून महीने में 30,000 से ज़्यादा बच्चे अपने घरों और इलाकों से भागने पर मजबूर हुए हैं।
2017 में शुरू हुए विद्रोह में अभी तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग घरों को छोड़कर दर बदर भटक रहे हैं। गैर सरकारी संगठन सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले जून महीने में 30,000 से ज़्यादा बच्चे अपने घरों और इलाकों से भागने पर मजबूर हुए हैं। 2017 में संकट शुरू होने के बाद एक महीने में अपना घर और इलाका छोड़ने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद है। मोज़ाम्बिक का काबो डेलगाडो प्रांत मुस्लिम बहुल है और यहाँ पिछले 5 साल से चरमपंथी और आतंकी संगठनों ने हिंसा का बाजार गर्म कर रखा है। जून में ही आतंकी संगठनों के हमले में 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 33,000 बच्चों समेत 60,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। काबो डेलगाडो में फैले संघर्ष और हिंसा के पीछे इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादी बताए जा रहे हैं। हालांकि सेव द चिल्ड्रन ने अपनी रिपोर्ट में ये स्पष्ट नहीं किया है कि इन हमलों के पीछे कौन है। अपना घर बार छोड़कर आने वाले लोगों ने काबो डेलगाडो प्रांत में आतंकियों के जुल्म की दर्दनाक दास्तान बयान की है। सेव द चिल्ड्रन से बात करते हुए एक माँ ने कहा कि उनके बेटे का सर उनके सामने कलम कर दिया गया। उन्होंने कहा उस रात उनके गांव पर हमला हुआ था और उनके घर जला दिए गए थे। जब यह सब शुरू हुआ वो अपने 4 बच्चों के साथ अपने घर पर थीं। उन्होंने जंगलों में भागने की कोशिश की, लेकिन वो उनके बड़े बच्चे को उठा कर ले गए और उसका सर कलम कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ करते भी तो मारे जाते। अगली खबर यमन से है। यमन के खिलाफ सऊदी अरब की ओर से पिछले 8 साल से जारी जंग पर बात करते हुए यमन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि सऊदी अरब युद्ध विराम की आड़ में अपने सैनिकों और सहयोगियों को एकजुट करने की मोहलत जुटाने की कोशिश कर रहा है। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के चीफ सलाहकार मोहम्मद हजर ने कहा कि सऊदी अरब यमन जंग को बंद करने के लिए ईमानदारी से काम नहीं ले रहा है। वो युद्ध विराम भी सिर्फ इसलिए चाहता है ताकि यमन के खिलाफ अपनी बिखरी हुई शक्ति को जमा कर सके और अपने सहयोगियों तथा किराए के एजेंटों को फिर से संगठित करते हुए यमन के खिलाफ राजनीतिक एवं सैनिक मोर्चे को मजबूत कर सके। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अपने किराए के एजेंटों को एकजुट करने और उनमें नई जान फूंकने के लिए संघर्ष विराम का ढोंग रच रहा है और इस योजना का असली खिलाड़ी ब्रिटेन है। वो यमन के खिलाफ साजिश रच रहा है, उसे यमन की स्थिति की जानकारी है, वो यहाँ के हालात जानता है क्योंकि वो दक्षिणी यमन पर 128 साल तक कब्जा जमाए रहा था। मोहम्मद अल हजर ने कहा कि युद्ध विराम के बाद से उन्होंने अपने सभी ज़मीनी, समुद्री और हवाई अभियान रोक दिए, लेकिन अतिक्रमणकारी गठबंधन की ओर से लगातार सीज़फायर की धज्जियाँ उड़ाई जाती रहीं और यमन के खिलाफ बर्बर हमले जारी रहे। सऊदी अरब के फ़ौजियों की ओर से यमन पर लगातार बमबारी और ड्रोन हमले जारी रहे। ब्रिटेन ने जिस तरह इसराइल का गठन किया और बाद में यहाँ दुनिया भर से यहूदियों को जमा करने में सहूलतें दी, ठीक इसी तरह खाड़ी देशों में उसने ख़ानदानी हुकूमतें और अपनी पसंद के शासक बिठाए हैं। बहुत संभव है कि वो अब सऊदी अरब के समर्थन में अल-मोहरा में अपने फ़ौजी अड्डे भी कायम कर ले। फ़िलहाल हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।